हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम नफ्स समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे। दो अनुप्रयोग आपको बताया जा चुका है। एक था कि हम कैसे पता करेंगे कि ई सेल या ई स्टैंडर्ड सेल अगर दिया हुआ है तो कोई अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, और उसमें क्या बताया गया था कि यदि ई और ई स्टैंडर्ड सेल का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव होगी। डेल्टा जी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड ठीक उसके उल्टा होता है, यदि वो नेगेटिव होगा तो अभिक्रिया संभव होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल का मान यदि पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहेगा, अभिक्रिया संभव होगी। और यदि ई सेल का मान नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा, अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो ई सेल या ई स्टैंडर्ड सेल यदि पॉजिटिव रहे या डेल्टा जी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड यदि नेगेटिव रहे तो अभिक्रिया संभव होगी। एक एप्लीकेशन ये था। दूसरा एप्लीकेशन बताया गया था आपको कि नफ्स समीकरण के द्वारा कैसे हम साम्य स्थिरांक की गणना करेंगे किसी अभिक्रिया का। साम्य स्थिरांक आप 11th में पढ़े हो, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को बोला जाता है। इसमें आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 7वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक में संबंध देखा जाएगा कि कैसे साम्य गिब्स मुक्त ऊर्जा किसको बोलेंगे। 11th में आप पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें बताया गया था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा किसी निकाय में उपयोगी कार्य करने के लिए, निकाय सिस्टम किसको बोलते हैं, सिस्टम जिसका हमको अध्ययन करना होता है उसको सिस्टम बोला जाता है। 3 प्रकार का बताया गया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इसमें तो किसी निकाय में उपयोगी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा, यूजफुल एनर्जी, उपयोगी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा संचित होती है उसी को गिब्स मुक्त ऊर्जा बोला जाता है। उपयोगी कार्य से क्या मतलब है, जितनी एनर्जी दी जाती है हमको लगता है कि सब कुछ उपयोगी है, लेकिन जैसे विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब का काम प्रकाश देना है और जितना उसको एनर्जी दी जाती है उसका 90%, बहुत अच्छा अगर बल्ब है तो 90% जो होता है वो हीट के रूप में खर्च होता है। पहले गुड नाइट वगैरह आता था तो मशीन नहीं होती थी, बल्ब के ऊपर ही गुड नाइट को रख करके और उसके उष्मा को हम यूज करते थे, तो वो थोड़ी सी उष्मा यूज हो गई। लेकिन बल्ब का काम मच्छर को भगाना नहीं है, क्या काम है, बल्ब का काम प्रकाश देना है। तो मात्र 5 से 7% जितनी एनर्जी दी जाती है मात्र उसका 5 से 7% प्रकाश उत्पन्न करता है और लगभग 90 से 93% जो होता है वो वेस्ट होता है हीट के रूप में। तो किसी निकाय में उपयोगी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो मात्रा संचित होगी उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाएगा। साम्य स्थिरांक बताए हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को ही बोला जाता है। आई बात समझ में? अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी और साम्य स्थिरांक में कैसे संबंध स्थापित करेंगे। कल हम बताए थे डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल या डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल, ऐसे होता है। अगर स्टैंडर्ड अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो उसमें स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो यहाँ पे ई सेल स्टैंडर्ड होगा। ई सेल स्टैंडर्ड जानते हो आप कैसे निकलता है, ई स्टैंडर्ड आर, बहुत सारा सवाल बताया गया है, ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल रख करके निकालेंगे। यहां पे आप देखोगे तो ई सेल या ई स्टैंडर्ड सेल का मान रखें, हम निकालेंगे इसमें। देखो तो ई सेल बराबर नेक्स्ट इक्वेशन से ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा विकारक का सक्रिय द्रव्यमान Kc। इसमें क्या होगा, अगर साम्य अवस्था है तो ई सेल का मान 0 होगा, बताया गया था
कि उसमें साम्यावस्था पर अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें ई सेल का मान 0 ले लिया जाता है। तो साम्यावस्था पर पिछले वीडियो में बताया गया है, साम्यावस्था पर क्या होगा, ई सेल बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF log base 10 Kc, साम्य स्थिरांक Kc हो गया। इसमें आप क्या करोगे, R की वैल्यू 8.314 पीछे कराया गया है, T की वैल्यू 298, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जोड़ दो, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में चेंज होता है, तो T आपका 298 केल्विन। F फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलम प्रति मोल, और N सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, आप उसका मान अगर रख दोगे तो आ जाएगा E स्टैंडर्ड सेल बराबर, अगर उसका मान रख करके कैलकुलेशन हम करते हैं तो 0.059 अपॉन N log base 10 Kc हो गया। अब आप क्या करिए, इसमें हम ई स्टैंडर्ड का मान रख दें, डेल्टा जी स्टैंडर्ड। किसी भी अभिक्रिया में गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है या अधिकतम कार्य पूछ रहा है, ऐसे ही निकलेगा। अधिकतम कार्य मानक परिस्थिति में तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है, इसमें माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल अगर हम इसमें रख करके निकालते हैं, देखिए पहले हम इसको निकाल लें, फिर मानक परिस्थिति में निकाल लेंगे। डेल्टा जी बराबर गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, हम निकाला है ई सेल का मान, इसको उठा करके रख दो, इसको उठा करके रख सकते हो, या अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल, ऐसे है माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू कितनी, इसको हम रखते हैं कि एन एफ पर जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाइड बाय 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF log base 10 Kc, log base 10 Kc साम्य स्थिरांक हो गया। NF से NF कैंसिल करा दिया जाए तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर माइनस 2.303 RT log base 10 Kc। ये गिब्स फ्री एनर्जी, मानक मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक Kc के मध्य संबंध। इससे आपको डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू पूछा जा सकता है Kc दे करके, या Kc पूछा जा सकता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू दे करके। R की वैल्यू 8.314 निश्चित है, T की वैल्यू 298 केल्विन वो भी निश्चित। आ रही बात समझ में? तो इसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध स्थापित किए हैं। नॉस्ट इक्वेशन पहले लिखा गया है, साम्यावस्था पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है, ई स्टैंडर्ड सेल हम क्या, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर इसको पक्षांतर करके इधर कर दिया गया है, Kc हो गया। R, T और F की वैल्यू रखे हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, हमको इसकी आवश्यकता थी क्योंकि NF इसमें भी दिया हुआ है और NF यहाँ पे भी कैंसिल करा देंगे, हमारा Kc से संबंध आ जाए। ठीक है, अब हम गिब्स फ्री एनर्जी पे सवाल देखते हैं। सवाल गिब्स फ्री एनर्जी मानक मुक्त ऊर्जा निकालने पर एक प्रश्न है कि निम्न सेल अभिक्रिया में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालना है। यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न लगाने का तरीका कि जो दिया है उसको आप लिख लो, जो आपको मालूम करना है उसको लिख लो, निश्चित रूप से उसमें कुछ संबंध आपको नजर आएगा, सॉल्व हो जाएगा। निम्न सेल अभिक्रिया में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा, ये सेल अभिक्रिया है गैल्वेनिक सेल, हम बताए हैं आपको, कोई समीकरण दिया है कैसे गैल्वेनिक सेल बनाओगे, गैल्वेनिक सेल दिया है कैसे आप सेल अभिक्रिया लिखेंगे, उसके बारे में चर्चा हुई है। तो इसमें आपको डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालना है, मानक मुक्त ऊर्जा निकालना है। इसमें आपको दिया है Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू C।
आपसे अगर ऐसा पूछ दे कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, बहुत सारा सवाल इस पे बताया गया है कि जिसपे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड प्लेट होता है। ऑक्सीकरण कहां हो रहा है? जहां भी धनावेश की संख्या बढ़ रही हो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी कि ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया ये है। यहाँ Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ पे Cu है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई आवेश नहीं दिया है तो यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ये अपचयन अर्धविक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया। अब देखो इसमें क्या है कि E स्टैंडर्ड Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn दिया हुआ है, E स्टैंडर्ड Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cu दिया हुआ है। डेल्टा G स्टैंडर्ड की वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा G स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा हम यहां पे देखते हैं। डेल्टा G स्टैंडर्ड बराबर -NF E स्टैंडर्ड सेल। मानक मुक्त ऊर्जा पूछा है, मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा पूछा है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 298 केल्विन टेम्परेचर है। किस चीज की आवश्यकता? फैराडे कांस्टेंट 96500 दिया हुआ है। n की वैल्यू हमको निकालना है, सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। जानते हो आप कैसे निकलेगी? देखो डेल्टा G स्टैंडर्ड आपको निकालना है तो हमको n चाहिए, f चाहिए और E स्टैंडर्ड सेल चाहिए। E स्टैंडर्ड सेल पहले हम निकाल लें। E स्टैंडर्ड सेल, E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। E स्टैंडर्ड R या E कैथोड माइनस E एनोड लिख सकते हो। तो E स्टैंडर्ड R यानी कि जो राइट साइड में अर्ध सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो दिया हुआ है आपको। तो पहले राइट साइड वाला ये है, लेफ्ट साइड ऐसे खड़े हैं, राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है। तो इसमें पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखेंगे। तो यहाँ पे ER Cu का कितना दिया है? प्लस 0.34 माइनस 0.76। इसको सॉल्व कर दो, प्लस 1.10 6 4 10 7 3 10 1 11 1.10 वोल्ट हो गया। अब हम क्या करें? हम सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने वाले, ये तो लग जाएगा। डेल्टा G स्टैंडर्ड बराबर माइनस NF E स्टैंडर्ड सेल। E स्टैंडर्ड सेल निकल गया, फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। n कैसे निकलेगा? देखो ये अर्धाभिक्रिया दिया हुआ है, आप क्या करो, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, एक अर्ध सेल अभिक्रिया है, दूसरा Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cu, दूसरा अर्ध सेल अभिक्रिया है। इसमें क्या है, आप एक Zn है एक Zn है, कैसे संतुलित होगा? हम बताए हैं कि जब भी संतुलित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भी यूज किया जाता है संतुलन के लिए, और इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ा जाता है जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 2 धनावेश है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी के मन में हो रहा है कि इधर जोड़ देंगे तो और गैप बढ़ता जाएगा। धनावेश इधर है, इधर कोई चार्ज नहीं, इधर ऋणावेश जोड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे तो 4 का गैप हो जाएगा, -2 इधर +2 उधर, तो -2 -1 0 +1 +2। अब इसमें आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन हम जिधर धनावेश अधिक होता है उधर की तरफ जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ दिए। फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Cu है, एक Cu दूसरा Cu, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात आप जानो कि अगर पहले अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ जुड़ रहा है तो दूसरे अर्ध अभिक्रिया में निश्चित है कि बाईं तरफ जुड़ेगा। अब इसमें दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ दो। संयोग यहां पे है कि दोनों अर्ध अभिक्रिया में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होता तो उसको संतुलित करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए हम दोनों समीकरणों में उचित संख्या का गुणा करते जितना आवश्यक होता। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दिया जाता, समीकरण 2। अब देखो तो यहां पे दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हम बताए हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कैंसिल होगा,
वही n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 2। ये आप रफ वर्क भी कर सकते हो, कोई सेल अभिक्रिया पूछा नहीं है। अगर सेल अभिक्रिया पूछता तो ये सेल अभिक्रिया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, बराबर होगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या सेल अभिक्रिया में भाग लेगी। तो यहां पर n की वैल्यू 2 हो गया, फैराडे कांस्टेंट 96 500 हो गया, और ई स्टैंडर्ड सेल 1.10। इसको कैलकुलेट कर दो। इसका कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेट कर दो इसको। इसमें 212.3 किलो जूल सॉल्व करिएगा। देखिए प्रश्न में दिया हुआ था निम्न सेल अभिक्रिया में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए सेल अभिक्रिया ये है। मानक मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा? मानक मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू पूछा है। फैराडे कांस्टेंट दिया है और ई स्टैंडर्ड दिया है Zn और Cu के लिए, और ये आपका गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है। तो हम ये सूत्र जानते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा माइनस NFE स्टैंडर्ड सेल। F की वैल्यू दिया हुआ है 96500, N की वैल्यू निकालनी है, E स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू निकालनी है। तो E स्टैंडर्ड सेल बराबर E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L से निकलेगा। फिर N की वैल्यू सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Zn2 पॉजिटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। Cu2 पॉजिटिव Cu हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। N की वैल्यू 2 होगी, तो 2 मान रख करके और सॉल्व कर दिया। देखो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है मानक अवस्थाओं में। दूसरा क्वेश्चन है मानक अवस्थाओं यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मानक अवस्थाओं में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निम्न सेल से प्राप्त अधिकतम विद्युत कार्य मानक मुक्त ऊर्जा है। सॉल्व करेंगे हम। अधिकतम विद्युत कार्य यानी कि डेल्टा जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, यानी कि स्टैंडर्ड निकालना है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालना है। अधिकतम विद्युत कार्य का गणना कीजिए। ये आपका गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, ये आपका अपचयन विभव Zn और Sn का दिया हुआ है। अपचयन विभव ही हमेशा दिया रहता है, मान हमेशा अपचयन विभव का ही रख करके निकाला जाता है। तो यहां पे हमको अधिकतम विद्युत कार्य निकालना है, तो यहां डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर माइनस NFE स्टैंडर्ड सेल, इतना हो गया। इसमें सेम प्रश्न पीछे वाला ही है। सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लोगे, आप देख करके ही निकाल सकते हो। Zn2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। Sn2 पॉजिटिव है, Sn 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। N की वैल्यू 2 आएगी। E स्टैंडर्ड सेल का मान निकाल दो। यहां पर अधिकतम विद्युत कार्य के लिए ही थोड़ा सा पिछले प्रश्न से अंतर है। अधिकतम विद्युत कार्य यानी कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड आपको निकालना है। यहां पर E स्टैंडर्ड सेल बराबर E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। E स्टैंडर्ड R इस अभिक्रिया में राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है। E स्टैंडर्ड R कितना? माइनस 0.14 माइनस 0.76 क्या हो गया? प्लस 0.62 वोल्ट हो गया। इतना हो गया। अब इसमें सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देखिए Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव, एक Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो यहां पे। फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Sn, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो। सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ दोगे तो सेल अभिक्रिया आ जाएगा। देखिए दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ दो तो सेल अभिक्रिया आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। Zn प्लस Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Sn, सेल अभिक्रिया हो गया। और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है 2, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा या अधिकतम विद्युत कार्य, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर माइनस NFE स्टैंडर्ड सेल। n की वैल्यू 2, फैराडे कांस्टेंट 96500 और E स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू कितना?
प्लस 0.62। सॉल्व करिए कैलकुलेशन 2 6 119.6 119.6 नेगेटिव में आ रहा है तभी अभिक्रिया संभव है, अगर पॉजिटिव में आता तो ये अभिक्रिया होती ही नहीं। तो इसमें ये भी निश्चित है कि ये रासायनिक अभिक्रिया संभव है। अगर प्रश्न आपको दे देता है कि यह अभिक्रिया संभव है कि नहीं, पहला अनुप्रयोग आप पढ़े थे तो उसमें ई सेल ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड सेल का मान अगर पॉजिटिव आ गया, अभिक्रिया निश्चित है कि संभव होगी, क्योंकि डेल्टा जी स्टैंडर्ड का मान नेगेटिव आएगा। तो मानक अवस्थाओं में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निम्न सेल से प्राप्त अधिकतम विद्युत कार्य डेल्टा जी स्टैंडर्ड का गणना करना है, और दिया हुआ है आपका गैल्वेनिक सेल और ई स्टैंडर्ड जेडन का, ई स्टैंडर्ड एसएन का। आप ई स्टैंडर्ड सेल बराबर ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल से सॉल्व करके डेल्टा ई स्टैंडर्ड निकाल दो। पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए कि आपको यहां तक पहुंचना है, तो ई स्टैंडर्ड सेल निकाल लिया। एन की वैल्यू सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एफ फैराडे कांस्टेंट 96500 वैल्यू दिया रहेगा, मान रख करके और सॉल्व कर दोगे इतना। समझ में आया होगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों और आप सवाल देख करके आप सॉल्व करिएगा, किसी भी बुक से आप कंसल्ट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितना प्रश्न लगवाया जा रहा है उतना ही पर्याप्त है। आप चाहें तो और भी किसी किताब से देख करके आप सवाल लगाओ। फिर अगले दिन अब हम विद्युत चालकता, मोलर चालकता, उस पर क्या तन्यता का प्रभाव होता है, यानी कि आयतन बढ़ाते जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और कुलराउश का नियम आगे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोलर चालकता से संबंधित है। तो किसको चालकता बोलेंगे, किसको प्रतिरोधकता बोलेंगे, किसको विशिष्ट चालकता बोलेंगे, किसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। हम अगर लगातार आयतन बढ़ाते जाएं, तन्यता बढ़ाते जाएं, तो क्या सांद्रता पर प्रभाव होगा, क्या मोलर चालकता पर प्रभाव होगा, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।